स्टॉकहोम से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। कुछ सवालात आए हैं कि अगर किसी के पास स्वीडन का मुस्तकिल वीज़ा हो या परमानेंट रेजिडेंस हो और वो कुछ मुद्दत के लिए स्वीडन से बाहर चला जाए तो क्या उसका जो परमानेंट रेजिडेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल, जो स्वीडन का जो मुस्तकिल वीज़ा अगर किसी के पास परमानेंट रेजिडेंस है, अगर वो एक मखसूस मुद्दत से ज़्यादा स्वीडन से बाहर रहता है तो उसका जो परमानेंट रेजिडेंस है ये ख़तरे में पड़ सकता है, ये ख़त्म भी हो सकता है। तो जहाँ तक परमानेंट रेजिडेंस की अगर हम बात करें, मुस्तकिल वीज़े की बात करें, तो जो किसी सूरत में भी इफ़ेक्ट नहीं होता, जितना अरसा मर्ज़ी को चाहे स्वीडन से बाहर है, जब मर्ज़ी चाहे, तो वो सिर्फ स्वीडन की जो है वो नेशनलिटी है, स्वीडन की शहरियत। जिनके पास स्वीडन का पासपोर्ट है वो जब चाहें जितनी मर्ज़ी मुद्दत बाहर रहें, उनकी स्वीडिश की जो नेशनलिटी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सही मानों में अगर किसी को आप कहें ना कि परमानेंट रेजिडेंस, तो परमानेंट रेजिडेंस प्रैक्टिकल सूरत में स्वीडिश सिटीज़नशिप ही है। लेकिन अगर किसी के पास पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस है, नाम तो इसका पीआर है, परमानेंट रेजिडेंस है, लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ सूरतें मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो उस मुद्दत से ज़्यादा स्वीडन से बाहर रहे तो उनकी जो है वो परमानेंट रेजिडेंस जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो पहली सूरत ये है कि जो गैर यूरोपीय सिटीजन्स जो स्वीडन में रह रहे हैं और जिनके पास टेम्परेरी वीज़ा है, और या जो लोग वर्क परमिट पे यहाँ पे आए हैं, या जो लोग पीएचडी करने के बाद उनको स्वीडन में जो है वो रहने की इजाज़त मिली है पीएचडी स्टूडेंट्स को, तो वो 7 साल में से 4 साल उनको स्वीडन में रहना ज़रूरी है। तो उनके लिए जो काफ़ी मार्जिन है कि उनका जो टोटल 7 ईयर्स पीरियड है उसमें से 7 साल में से 4 साल उनका यहाँ पे रहना ज़रूरी है। दूसरी सूरत आ जाती है जिन लोगों ने शादी की होती है, फैमिली रीयूनिफिकेशन। तो वो शादी जिन्होंने की हो वो अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा स्वीडन से बाहर रहें तो उनको जो है वो माइग्रेशन बोर्ड को बताना होता है जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और उसमें भी अगर वो अपने पार्टनर के साथ, यानी बीवी खामद के साथ या खामद अपनी बीवी के साथ जो है वो बाहर जाए तो उस सूरत में फिर जो है वो रिस्क नहीं होगा, लेकिन वो माइग्रेशन बोर्ड को आपने वजाहत करनी होगी। अमूमी तौर पे स्वीडन में हॉलीडेज़ के लिए अगर आप जाएं तो उसमें कोई जो है वो मसला नहीं होता। उसका मैं आगे आपको बताता हूं कि जो गैर यूरोपीय सिटीज़न हैं जब वो नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनको चाहिए कि वो एक दफ़ा 6 हफ्ते से ज़्यादा बाहर ना रहें। यानी ये 42 डेज़ बनते हैं, तो कोशिश करें कि 40 दिन से ज़्यादा जो है वो अगर बाहर ना रहें। अगर वो इस तरह से अगर उनके बाहर रहने का दौरानिया ज़्यादा होगा तो फिर जब 5 साल के बाद वो स्वीडन की शहरियत के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वो अगर मुद्दत ज़्यादा होगी तो फिर वो माइनस कर लेंगे, यानी उसमें जो है वो ज़्यादा देर लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप बाहर रहे तो वो आपके लिए जो है वो मसला बन सकता है। अब ये सूरत है कि वो लोग जो यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न हैं, स्वीडन में रह रहे हैं और उनके जो पार्टनर हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो गैर यूरोपियन हैं, तो वो 5 साल तक अगर वो स्वीडन में रह रहे हैं और 5 साल में उन्होंने स्वीडन में काम किया है या उन्होंने स्टडी की है या उन्होंने कुछ और काम किया है, लेकिन उन्होंने स्वीडन की गवर्नमेंट से किसी किस्म की जो है वो सोशल की मद में जो इमदाद नहीं ली, तो वो 5 साल के बाद खुद ब खुद उनको जो है वो इसके लिए क्वालिफाई होंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए। लेकिन इसमें यह है कि बाज़ लोग पूछते हैं कि वैसे जैसे चाइल्ड अलाउंस होता है या दूसरे, तो ये अलाउंसेस तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई मुआशी बेनिफिट जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। उसमें कोई अगर स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो बिल्कुल जो है वो उनके लिए बेहतर रहेगा। अब एक और सूरत है कि यूरोपीय यूनियन के जो सिटीज़न है और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या साथी हैं वो गैर यूरोपियन हैं, तो अगर वो 5 साल में 6 माह से ज़्यादा बाहर रहे हों, 6 माह तक, तो फिर भी जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। अब आ जाती है कि जो बरतानिया के सिटीज़न है, यूके सिटीज़न, सो यूके सिटीज़न अगर पोस्ट ब्रेग्जिट जो है वो यहाँ पे हों तो फिर वो जो है वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे यूरोपीय यूनियन के जो शहरी हैं। इसी तरह यूरोपियन
यूरोपीय यूनियन के शहरी अगर स्वीडन में 2 साल से ज़ायद अरसा स्वीडन में अगर रहते हैं और यहाँ से 2 साल से ज़्यादा अरसा वो स्वीडन से बाहर हैं, तो फिर उनकी जो परमानेंट रेजिडेंस है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। यानी यूरोपीय यूनियन के सिटीज़न हैं, स्वीडन में रह रहे हैं और स्वीडन से बाहर चले गए हैं 2 साल से ज़्यादा, और उनको यहाँ पे जो पीआर मिली थी वो पीआर उनकी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसी तरह जो गैर यूरोपीय शहरी हैं, जो यूरोप के सिटीजन्स नहीं हैं और उनके पार्टनर भी जो है वो गैर यूरोपीय हैं, तो अगर वो 5 साल के बाद पीआर के हकदार हैं, लेकिन अगर वो 2 साल का अरसा ज़्यादा बाहर रहे हों तो उनकी पीआर जो है वो ख़त्म हो सकती है। अब एक और सूरत है कि जो गैर यूरोपीय सिटीज़न हैं, यूरोप से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उनके पास पीआर है, और वो अगर 1 साल से ज़्यादा अरसा बाहर रहे हों तो उनकी जो पीआर है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी गैर यूरोपीय सिटीज़न है, उसके पास स्वीडन का पीआर है और 1 साल का अरसा वो स्वीडन से बाहर रहे हैं बग़ैर माइग्रेशन बोर्ड को बताए, तो उनकी पीआर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो माइग्रेशन बोर्ड को बता के जाएं, जाने से पहले आपके पास पीआर है, आप स्वीडिश या यूरोपियन सिटीज़न नहीं है और आप 2 साल के अरसे के लिए स्वीडन से बाहर जाना चाहते हैं, तो जाने से पहले अगर आप माइग्रेशन बोर्ड को बता के जाएं तो फिर आपकी पीआर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो नटशेल में यही है कि जिन लोगों के पास ये पीआर है वो अब जिस कैटेगरी में वो फॉलो करते हैं, जिसमें वो लाई करते हैं, वर्क परमिट है या शादी की सूरत में है या नॉन यूरोपियन है या वो यूरोपियन सिटीज़न है, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात आदमी को इल्म नहीं होता और अगर आप ज़्यादा मुद्दत बाहर रहते हैं और आपने बड़ी मेहनत से परमानेंट रेजिडेंस ली होती है तो वो आपके जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। ये चूँकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक दफ़ा इस चीज़ की समझ ना आए तो दोबारा आप इसको वीडियो को देखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप से मामला जो है आपको मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस हवाले से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।